नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 नवंबर 7 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि एक सूची से यानी कि इंडेक्स से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 जारी किया गया है, जिसमें जो है शीर्ष स्थान यानी कि पहले स्थान पे कौन है, किसने जो है सबसे ज्यादा परोपकार के काम किए हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए इस कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर इस बी है, शिव नादर। ठीक है, शिव नादर जो है ये हुरून इंडिया परोपकारी सूची में सबसे टॉप पर है। ये जो HCL है उसके फाउंडर और ध्यान रखिएगा दोस्तों उसके जो है चेयरपर्सन है। तो यहाँ पे HCL जो टेक कंपनी है उसके संस्थापक है शिव नादर, और जो उनका परिवार है इनको देखा जाए शिव नादर को। ठीक है, यहाँ पे एडलविन हुरून इंडिया परोपकारी सूची में क्या स्थान मिला? शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है। अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इन्होंने और इनके परिवार ने लगभग यहाँ पे 2042 करोड़ रुपए का पर्याप्त धन जो है दान किया। इन्होंने दान कितना किया? लगभग दोस्तों 2042 करोड़ रुपए का इन्होंने दान किया। और इस तरीके से लगातार देखा जाए तो ये 5वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया। ठीक है, तो लगातार 5 वर्ष से ये जो है शीर्ष स्थान पे बने हुए हैं। वहीं विप्रो के दोस्तों जो संस्थापक है अजीम प्रेम जी और उनके परिवार ने यहाँ पे देखा जाए तो 7774, ठीक है, 1774 करोड़ रुपए का जो है उल्लेखनीय दान करते हुए दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे HCL के, ठीक है, HCL के जो संस्थापक हैं शिव नादर वो पहले स्थान पे। ठीक है, हुरून इंडिया परोपकारी सूची में। वही हम बात करें दोस्तों विप्रो के जो संस्थापक है, ठीक है, अजीम प्रेम जी, वो ध्यान रखिएगा वो दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, विशेष रूप से अगर हम इनके बात करें, अजीज प्रेम जी के बारे में बात करें, तो इन्होंने जो है पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 के दौरान, ठीक है दोस्तों, इनके तुलना में देखा जाए तो 267 जो है परसेंटेज का उल्लेखनीय वृद्धि किया। इन्होंने अपने दान में काफी ज्यादा वृद्धि किया। वहीं इसके अलावा सूची में सबसे कम आयु के परोपकारी दोस्तों बने हैं वो बने हैं निखिल कामत बने। ठीक है, और इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 110 करोड़ रुपए का जो है दान दिया है, उदार दान दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जो है आयु के परोपकारी कौन बने? निखिल कामत बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव नादर एंड फैमिली, ठीक है, अजीम प्रेम जी एंड फैमिली, मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पे बने हुए देख सकते हैं आप। ठीक है, इन्होंने देखा जाए सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में वृद्धि देखा जाए तो यहाँ पे अजीम प्रेम जी के जो है परसेंटेज में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम देखें माइनस किस में हुआ है तो यहाँ पे जो है मुकेश अंबानी के जो -8% इन्होंने, ठीक है, क्या किया दोस्तों, एक तरीके से माइनस हुआ है इनका। देखिए इन्होंने हेल्थ केयर में किया है। यहाँ पे बात करें अजीम प्रेम जी, इनकी जो है प्राइमरी जो काज है, ठीक है, इन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में किया है, आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के क्षेत्र में इन्होंने दान दिया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये टॉप 10 जो है, ठीक है, हुरून इंडिया, ठीक है, फिलैंथ्रोफी जो लिस्ट है 2023 की, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना किस पोर्ट से अपनी यात्रा शुरू की है? तो यहाँ पे भारत का ये पहला जो अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, ठीक है, जिसका नाम है कोस्टा सेरेना, ठीक है, इन्होंने किस पोर्ट से जो है अपनी यात्रा की शुरुआत की? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर देखिए मुंबई पोर्ट से। ठीक है, मुंबई पोर्ट से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कोस्टा सेरेना, जो कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, जिसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो है ये क्रूज जो लाइनर है, इसने अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई पोर्ट से किया है। ठीक है, वहीं बात करें केंद्रीय पत्तन, पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ने, इन्होंने इस क्रूज का शुभारंभ किया है। क्रूज देखें दोस्तों अगले 2 महीने में लगभग जो है 45,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाएगा। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत को क्या करना है? एक लक्ष्य रखा है, फोकस कर रहा है क्रूजिंग मानचित्र पर लाने का। ठीक है, भारत को विश्व के जो क्रूजिंग मानचित्र है उस पर लाने का लक्ष्य रख रहा है। ठीक है, एक तरीके से फोकस कर रहा है, और इसी के तहत एक लक्ष्य रखा गया है। ये जो मंत्रालय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इससे देखा जाए एक समिट हुआ था दोस्तों 2022 में, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया
समिट, ठीक है। इसमें जो है इसने एक लक्ष्य रखा था कि 2047 तक, यानी भारत जब अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब तक जो है लगभग 50 मिलियन जो है क्रूज यात्रियों को ले जाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इस समिट के दौरान ये लक्ष्य रखा गया था। और इसी तरह से देखा जाए ये जो क्रूज पहल है ये किसका हिस्सा है, देखो अपना देश का हिस्सा है, ठीक है, ये है। इसी के साथ साथ हम बात करें मैरीटाइम इंडिया विजन भी है दोस्तों 2030, ये भी ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030। इसके तहत देखिए कुछ तरीके से लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का कि भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख क्रूज हब के रूप में स्थापित करना, ठीक है। तो भारत को जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख क्रूज हब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, किस विजन के तहत, तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर क्या है दोस्तों, कोस्टा सेरेना है, जिसको कहां से रवाना किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा मुंबई पोर्ट से रवाना किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक भारत में ईबीजी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया। ध्यान रखिएगा पहला विदेशी बैंक कौन सा है जिसने इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जो है पहल शुरू किया है, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये पहला विदेशी बैंक बन गया, कौन बन गया है, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करें। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों HSBC बैंक, हांगकांग संघाई बैंक ऑफ बैंक, ठीक है। इसके द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई है भारत में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो ये हांगकांग और संघाई बैंक कॉर्पोरेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा HSBC का फुल फॉर्म, ठीक है, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। और HSBC भारत, ठीक है, इंडिया ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर, किसके द्वारा दोस्तों, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर व्यापार वित्त को डिजिटल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की है। क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा। इसके साथ ही देखा जाए दोस्तों, इस सेवा को शुरू करने के साथ ही देखा जाए HSBC इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है पेशकश करने वाला ये भारत का पहला विदेशी बैंक भी बन गया है। इस बात करें दोस्तों ये है क्या, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, तो देखिए बैंक गारंटी देता है, ठीक है, किसी चीज की, जब आप कहीं भी उसके पास कुछ जमा करेंगे तो उसकी श्योरिटी देता है, गारंटी देता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जो कि जो पहले कागज के माध्यम से दिया जाता था, जो पारंपरिक कागज आधारित बैंक गारंटी था, उसी का ये डिजिटल समकक्ष, यानी कि डिजिटल रूप से वो एक तरीके से गारंटी देगा। और ये गारंटी होता क्या है, तो एक तरीके से यह एक बैंक द्वारा आवेदक की ओर से, ठीक है, लाभार्थी को जारी की गई गारंटी। तो जो लाभार्थी है उसको जो है आवेदक की ओर से क्या किया जाता है, एक, ठीक है, गारंटी जारी की जाती है। जो आवेदक जो है एक निश्चित दायित्व को पूरा करने में विफल होने पर लाभार्थी को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। तो एक गारंटी दी जाती है, ठीक है, कि अगर भाई मैं ये राशि है, इस राशि का जो है मैं क्या करूंगा, दायित्व होगा जो कि हमें निश्चित समय पे इसको देना होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उस राशि को जो है एक तरीके से भुगतान करने का वादा किया जाता है। तो एक बैंक गारंटी होती है, ठीक है, बैंक गारंटी देता है। उसी गारंटी को जो कि पहले कागज के रूप में था, अब उसको डिजिटल रूप में दिया जाएगा, ठीक है, डिजिटल रूप में दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला जो पहला विदेशी बैंक बन गया है वो है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन किस प्रोजेक्ट के तहत आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण विकसित करेगा। ध्यान रखिएगा DRDO के द्वारा, ठीक है, DRDO के द्वारा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत जो है आयरन डोम रक्षा जो है प्रणाली का जो है भारतीय संस्करण विकसित किया जाएगा। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी बात किया था, एक आयरन डोम रक्षा प्रणाली जो कि इजराइल के द्वारा तैयार किया गया था। तो जब से ये इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, तब से जो है ये आयरन डोम रक्षा प्रणाली काफी चर्चा में आ गया। तो इसका एक भारतीय संस्करण विकसित करने की बात की गई है DRDO के द्वारा, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट का आपसे नाम पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा। कहीं कहीं पे कुश भी है, कहीं कहीं पे कुशा भी है, लेकिन करेक्ट आंसर इस बी है। तो यहाँ पे जो है DRDO ने दोस्तों एक तरीके से प्रोजेक्ट चला रहा है, किसको विकसित करने का, तो आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण विकसित किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, यहाँ पे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। DRDO जो है किसके तहत इस जो है जो आयरन डोम रक्षा प्रणाली का जो भारतीय संस्करण है किसके तहत विकसित करेगा, तो प्रोजेक्ट कुश के तहत विकसित करेगा। और ये एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली होगी, ठीक है, अगर हम आयरन डोम की बात करें तो एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली होगी। और यह प्रणाली जो है लंबी दूरी पर क्रूज मिसाइलों, स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल और कवच का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी, ठीक है।
ये स्वदेशी प्रणाली में लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से निगरानी प्रणाली भी होगी, पूरा वो एक तरीके से अपने रडार में लिया रहेगा, और अग्नि नियंत्रण रडार और इंटरसेप्टर सप्लाई भी शामिल होगा। ठीक है, मिसाइलें भी शामिल होंगी। इसकी रेंज क्या होगी दोस्तों, लगभग 150 से लेकर के 200 किलोमीटर के जो है रेंज होगी। ठीक है, और उसी रेंज में जो है ये दूरी का जो है लक्ष्य का पता लगाएगा, उसे नष्ट करने में भी सक्षम होगा। तो इसकी रेंज लगभग 150 से लेकर के 200 किलोमीटर तक की होगी। और इस रेंज में आने वाले जितने भी, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिला जितने भी जो है क्रूज मिसाइलें आ रही, कोई फाइटर जेट आ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है दुश्मन का, उनको नष्ट करने में ये जो है आयरन डोम रक्षा प्रणाली सक्षम होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कुछ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसे हम बेल्ट एंड रोड पहल के नाम से जानते हैं, से बाहर निकलने की घोषणा किया। तो किस देश ने दोस्तों अभी हाल ही में चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल है उससे बाहर निकलने की घोषणा किया, किससे किया है? जल्दी से आंसर करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में जिन्हें पता है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर इज ए है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम ने किया है। तो माफ करिएगा दोस्तों, फिलीपींस ने किया है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस ने किया है। ठीक है, गलती होगी, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फिलीपींस ने किया है। तो फिलीपींस ने दोस्तों चीन की जो है बेल्ट एंड रोड परियोजना है, जिसे हम BRI के नाम से जानते हैं, उससे बाहर निकलने की घोषणा किया है। यहाँ पे जो एशिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया कि फिलीपींस की जो सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि जितने भी BRI के यानी कि बैंक एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, बैंक, माफ करिएगा यहाँ पे, ठीक है, बेल्ट एंड रोड, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, फिलीपींस में उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और जो परियोजनाएं से जुड़े जो कार्य हैं उनको जापान या पश्चिमी देशों को क्या किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है वहां के फिलीपींस की सरकार के द्वारा, जिसके बारे में जानकारी हमें एशिया टाइम्स से मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है, ये जो बाहर हुआ है फिलीपींस, देखिए बहुत दिनों से जो है फिलीपींस और चाइना के बीच में, ठीक है, कुछ, ठीक है, द्वीपों को लेकर के, अब आप मुझे बताएंगे वो कौन से द्वीप है, मैं चलिए हिंट कर देती हूँ, साउथ चाइना द्वीप में, ठीक है, साउथ चाइना जो सी है दोस्तों, जो सागर है, ठीक है, वहां पे कुछ द्वीप है जिसको लेकर के अक्सर फिलीपींस है, इंडोनेशिया, इनके बीच में, ठीक है, चीन से जो है संघर्ष चलता रहता है। तो आप मुझे बताइए किन द्वीपों को लेकर के भारत और माफ करिएगा चीन और फिलीपींस के बीच में, ठीक है, एक तरीके से आपस में, ठीक है, संघर्ष है। और इन्हीं सब चूंकि इनके रिश्तों में काफी ज्यादा खटास बढ़ गई है, जिसके कारण से ये जो है बाहर निकलने का, फिलीपींस ने BRI से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। ठीक है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए वो द्वीप कौन से जिसको लेकर के, ठीक है, दावा किया जाता है फिलीपींस की सरकार के द्वारा और चीन की सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसकी शुरुआत दोस्तों 2013 में किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे को, ठीक है, नया आकार देने के लिए इस परियोजना को जो है विकसित किया गया था। ठीक है, ये परियोजना की बात करें दोस्तों, बहुव्यायामी जो है विकास रणनीति है और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को क्या करना, स्थल और समुद्री मार्ग को के नेटवर्क से जुड़ना। आप यहां से देख सकते हैं, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये स्थल मार्ग है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिल्क रोड इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, सिल्क रोड, ठीक है, इकोनॉमिक बेल्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समुद्री सिल्क रोड, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये समुद्री क्षेत्र सिल्क रोड है, तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलीपींस ये सब देखिए, यहाँ पे ये क्षेत्र इन्होंने जो ऐसा लक्ष्य बना रखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश में भी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए चीन का भी है, कोलंबो, यहाँ पे चिटगांव, ये सारे क्षेत्र जो है इससे जुड़े हुए हैं, वहीं पे आप देख सकते हैं। तो ये चीन का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो जो कि ध्यान रखिएगा इसके दो घटक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड, यानी कि स्थल मार्ग से भी कनेक्ट होना और समुद्री मार्ग से भी कनेक्ट होना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा इसे जो है जाना जाता है। तो उद्देश्य आप देख रहे हैं। ठीक है, 2013 में शुरू किया गया था और ध्यान रखिएगा इसने अपनी 10वीं वर्षगांठ भी मनाई है साल 2023 में। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो कौन सा देश बाहर निकल रहा है दोस्तों, फिलीपींस। ठीक है, चलिए अगला जो है ये दिवस से रिलेटेड है कि हाल ही में कब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है मनाया गया है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस दोस्तों कब मनाया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 नवंबर को मनाया गया। करेक्ट आंसर इज डी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस, यानी कि सुनामी से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, जो सुनामी आती है वो जिस तरीके का, ठीक है, जो परिदृश्य हो जाता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 5 नवंबर को सुनामी दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एक तरीके से देखा जाए भविष्य में आने वाले आपदाओं को लेकर, ठीक है,
जो हम तैयारी करते हैं, ताकि तैयारी को लेकर के, यानी कि जो भविष्य में आने वाली आपदाएं, उनके आपदाओं से पहले हम अपने आप को इतना तैयार कर लें कि हमारे जो है नुकसान न हो, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो विश्व सुनामी दिवस के बारे में जागरूकता का प्रसार जो है करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो ये दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, सुनामी दिवस के दिन जो है क्या किया जाता है, सभी लोगों को जो है सुनामी से होने वाले खतरे और बचाव के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वहीं पे दोस्तों हम बात करें, ठीक है, एक दिवस है दोस्तों, क्या है वो देखिए, 3 नवंबर को हर साल देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व डे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके प्रति, ठीक है, उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल देखा जाए तो 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जो जैव विविधता की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये एक तरीके से जैव विविधता को रक्षा करने वाले वो क्षेत्र है, किसके अनुसार, यूनेस्को के अनुसार। वहीं देखा जाए पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ साझेदारी में यूनेस्को ने चेन्नई में 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक संपन्न की। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क जो है बैठक है कहाँ संपन्न की गई, तो तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों कहाँ पे, चेन्नई में। और ये किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया, किसके साझेदारी में, तो पर्यावरण मंत्रालय और साथ साथ राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ साझेदारी में। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य न्यूज है दोस्तों जो कि यहाँ पे भारतीय नौसेना से संबंधित है। देखा जाए भारतीय नौसेना की जो सबसे बड़ी प्रतीक्षित और यहाँ पे बात करें दोस्तों सबसे बड़ी जो नौकायान रिगाटा है, जिसे हम भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं। देखिए इसका आयोजन 5 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 9 नवंबर तक किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों 5 से लेकर के 9 नवंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, मुंबई में किया जाता है। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये 100 से अधिक जो है पेन नेवी प्रतियोगियों की मेजबानी की जा रही है इसके तहत। ठीक है, यहाँ पे INSC भारतीय नौसेना नौकायान संघ के तत्वाधान में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, अगर हम बात करें INC क्या है दोस्तों, तो ये भारतीय नौसेना, ठीक है, नौकायान संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है? तो कौन सा देश है जो गोल्डन वीजा पहल को समाप्त करने की घोषणा किया है? ठीक है, 2024 में कौन सा देश है? ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर इज बी है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड ने। तो यहाँ पे जनवरी 2024 में, ठीक है, नीदरलैंड ने अपने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने का जो है निर्णय लिया है। और इसकी बात करें इस गोल्डन वीजा कार्यक्रम, तो ये एक समृद्ध विदेशी निवेशकों को निवास जो है परमिट की पेशकश करता है। ठीक है, तो गोल्डन वीजा से क्या होता है, जो निवेशक होते हैं उनको निवास करने का यानी कि स्टे करने का नीदरलैंड में परमिशन मिल जाती है इस गोल्डन वीजा कार्यक्रम के तहत। इस कार्यक्रम को बंद करने के निर्णय की जो आधिकारिक तौर पे जो घोषणा की गई है, किसके द्वारा किया गया, तो देश की आवर्जन और प्राकृतिकरण सेवा के द्वारा किया गया। इस जो गोल्डन वीजा जो है दोस्तों, इसकी पेशकश जो की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2013 में किया गया था। और 10 गोल्डन वीजा पहल का उद्देश्य क्या है, तो देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। यानी कि देखिए जब निवेशकों को आकर्षित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इसी के तहत देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे निवेशकों को, जो निवेश है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना, एक तरीके से अपने देश में इनवाइट करना, उनको ठीक है रहने का, आवास का, ठीक है, परमिशन देना, जिससे कि एक तरीके से उस देश में आर्थिक वृद्धि हो सके। इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, निवेश आएगा तो वहां पे वृद्धि होगी। और ये लक्ष्य समान निवेश परियोजनाओं की पेशकश करने वाले कई जो है देशों के द्वारा जो है साझा किया गया था। कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जो निवेशकों को कई मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ कम से कम, ठीक है, देखिए निवेशक ऐसा नहीं था, कई सारी शर्तें थी, तो निवेशकों में कई सारे मापदंड थे। जो निवेशक जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें भी कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 12 लाख, ठीक है, 50,000, ठीक है, यूरो का जो है महत्वपूर्ण योगदान देना आवश्यक था। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें थी जिनको जो है गोल्डन वीजा दिया जाता था। विशेष रूप से यह वीजा जो है व्यवसाय विकास के लिए था और व्यक्तिगत उपयोग के लिए रियल एस्टेट में निवेश की अनुमति नहीं देता था। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड ने अनाउंस किया है कि वो क्लोज कर देगा गोल्डन वीजा प्रोग्राम को जनवरी 2024 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदा है? तो S-400 वायु रक्षा मिसाइल जो है स्क्वाड्रन खरीदा है, किससे खरीदा? तो रूस से। ठीक है, यहाँ भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ जो उसकी सीमा लगी हुई है उस पर जो है 3 S-400 वायु रक्षा प्रणाली स्क्वाड्रन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें, ये जो S-400 है दोस्तों, इसको देखा जाए, ये जो मिसाइल है ये भारत ने रूस के साथ खरीदा था। ठीक है, इसकी जो डील की गई थी ये 2018-19 में किया गया था। ठीक है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की जो डील थी कि S-400 मिसाइल खरीदा जाए, इस पे सहमति व्यक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, S-400 जो मिसाइल है भारत ने किससे खरीदा है? तो ये रूस से, इसकी जो डील की गई थी। तो 5 की डील की गई थी 35,000 करोड़ में, जिसमें से 5 स्क्वाड्रन जो है वितरित करना था। इसको 3 जो है मिल गया है, जिसकी तैनाती कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान सीमा में, यहाँ पे चीन और पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई भारत से, जबकि बाकी की जो 2 है उसकी डिलीवरी रूस यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है दोस्तों उसकी वजह से बाधित हुई है। तो चूंकि 5 की डील हुई थी 2018-19 में, जिसमें 3 से जो है डिलीवर हो गया और उसको जो है डिप्लॉय भी कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया के द्वारा। ठीक है, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, तो S-400 जो मिसाइल है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, उसका जो डील हुआ था भारत का वो रूस के साथ हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है कि भारत, यहाँ पे माफ करिएगा, किस राज्य के हाई कोर्ट ने, ठीक है, महादेवी वन जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो जो वन जीव है, महादेवी वन जीव अभ्यारण्य, उसमें टाइगर रिजर्व की घोषणा जो है आदेश दिया गया है किस हाई कोर्ट में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है दोस्तों, जो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट है, ठीक है, उसकी जो गोवा पीठ है, ध्यान रखिएगा, गोवा पीठ ने, ठीक है, ये आदेश दिया है, ठीक है, वहां की गोवा की सरकार को कि भाई वहां पे जो वन जीव, महादेवी वन जीव अभ्यारण्य है, उसमें टाइगर रिजर्व का गठन किया जाए। क्योंकि एक एनजीओ का ये आवेदन था, उसके बाद से ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महादेवी वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब है दोस्तों? ये गोवा में। तो देखिए, ये जो डिसीजन दिया गया था कोर्ट के द्वारा, ये 24 जुलाई 2023 को दिया गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा पीठ है उसने महादेवी वन जीव अभ्यारण्य और पड़ोसी क्षेत्रों में बाघ रिजर्व की स्थापना के संबंध में क्या किया था? गोवा सरकार को एक जो है निर्देश जारी किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश भी जारी किया गया था गोवा पीठ के द्वारा। और ये जो निर्देश जारी किया गया था, इसकी समय सीमा दोस्तों 3 महीने थी, जो कि 24 अक्टूबर को ये समाप्त हो गई। आज ही कल की बात है दोस्तों, जिसमें जो है गोवा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से छूट भी मांगा है कोर्ट से। इसके लिए जो है, इसके डिसीजन को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार गई है, जिसके बाद से ये काफी चर्चा में है। तो ये जो उच्च न्यायालय का ये जो सुनवाई, ठीक है, ये जो है वो गोवा फाउंडेशन, जो कि एक स्थानीय जो है, उसके दायर एक याचिका पर ये सुनवाई की गई थी। ठीक है, तो एक याचिका दायर किया गया था गोवा फाउंडेशन के द्वारा, जिसके बाद जो है ये सुनवाई कर रहा है गोवा, ठीक है, उच्च न्यायालय, गोवा न्यायालय। और इसमें जो है राज्य में एक बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की अदालत से निर्देश मांगा गया था, ये जो आवेदन किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, उसी के सलाह पर वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा, जो अधिनियम 1972 की धारा 38B है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो है वो क्या करेंगे? बाघ अभ्यारण्यों को अधिसूचित करेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने का जो है अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के। इसी के तहत जो है यहाँ की जो गोवा पीठ ने, महाराष्ट्र की जो गोवा पीठ ने, वो राज्य सरकार को आदेश दिया कि भाई तुम एक काम करो कि बाघ जो है एक तरीके से बाघ जो अभ्यारण्य बनाओ। किसके तहत? तो ये जो है, ये जो अधिकार मिला है राज्य को, ये जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38B। और राज्य सरकार किसकी सलाह पे ये कार्य करेगा? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत। और आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? मैंने अभी आपको रिसेंट में ही ये चीज बताई है। ये देखिए दोस्तों, गोवा का मैप आपके सामने में खुला हुआ। यहाँ पे आपको 2 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। एक तो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, सत्तारी में। वही मोलेम में आपको देखने को मिलेगा भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ये गोवा में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे वो पूछा जा सकता है कि सबसे पहला तो ये पूछा जा सकता है कि किसको अधिकार है किसी भी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का, किसकी सलाह पर ये पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में है, किस स्टेट में है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूपी स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कि हाल ही में किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया किस जिले में किया गया? तो इटावा जिले में किया गया। करेक्ट आंसर है सी है। तो यहाँ पे नवंबर की बात करें दोस्तों, नवंबर लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो इटावा में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्र में दोस्तों भेड़ और बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस प्रशिक्षण केंद्र का, ये जो प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों, इसके जो उद्घाटन किया गया था जनवरी 2019 में किया गया था। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, यह केंद्र की बात करें दोस्तों तो ये बकरी पालकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे कि जो बकरी है उनकी आयु भी दुगनी हो सके, उसके मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो है उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा में जो है स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ साथ चूंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं तो कुछ अन्य करंट अफेयर भी यूपी के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो अमेठी जिला है, ठीक है, यहाँ से आप मुझे बताइए सांसद कौन है? ठीक है, अमेठी जिले के सांसद कौन है आप मुझे बताइए। तो अमेठी जिला है, उसमें जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय पदार्थ संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा पेय पदार्थ संयंत्र है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन किया गया। इसके की बात करें जो पेय पदार्थ संयंत्र इसका जो उद्घाटन किया गया, ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके द्वारा किया गया। और इस प्लांट का जो निर्माण किया गया है वो ध्यान रखिएगा SLMG, ठीक है, ध्यान रखिएगा SLMG, ठीक है, बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। इस प्लांट का निर्माण जो है इसके द्वारा यहाँ पे जो है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे किया गया है? त्रिसुंडी में किया गया। ठीक है, और इसमें जो प्लांट के निर्माण पे जो खर्च आया वो 760 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, इस कंपनी की SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये कोको कोला की सहायक कंपनी, ठीक है, कोको कोला की। तो ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का जो सबसे बड़ा संयंत्र खोला जा रहा है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये यूपी स्पेशल था। तो दोस्तों ये था आपके 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इस दौरान जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका रिवीजन, उसका जो है आंसर जरूर करेगा। अब लास्ट चलते हैं जो कि हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है। और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि टाटा रिन्यूएबल एनर्जी की MD और CEO बने हैं। कौन बने? दीपेश नंदा बने हैं। 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। 5 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो में जो है निदेशक, संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया, किसे किया गया? प्रवीण मधुकर पवार को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, किसे किया गया? मनोरंजन मिश्रा को किया गया। वहीं आज का लास्ट है, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति ने दोबारा चुनी गई। कौन चुनी गई? रुचिरा कंबोज जी चुनी गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।